देखिए, तो फंक्शन को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका, वो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हम भी जो पढ़ रहे हैं, हमने जो कल की क्लास में भी पढ़ा, वो एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो जब मैं एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करता हूँ तो इसकी सब कैटेगरी में चार और फंक्शन आते हैं। जैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इरेशनल फंक्शन की। अब देखिए, जो फंक्शन रैशनल नहीं होगा वो हमारा इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल फंक्शन कौन से होते हैं? जिनकी जो डिग्री होगी, सही है, वो डिग्री क्या होना चाहिए आपका? डिग्री, जो पावर होगी इसकी, वो पावर 1/2, 1/3, ऐसे जब फ्रैक्शन नंबर हो जाएगी तो उस केस में हम फंक्शन को इरेशनल फंक्शन कहेंगे। फंक्शन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन। तो जैसे आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, या आप रूट एक्स कह दो, एक्स की पावर 1/3, 1/5, ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं ये हमारे लिए क्या है? इरेशनल फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके थे, रैशनल फंक्शन देख चुके हैं, और इरेशनल फंक्शंस हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन होता क्या है? देखिए, तो जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा GIF, उसको ही यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और एक और फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, सिग्नम फंक्शन। बेटे ये हमारे पीस वाइज फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। एक अभी कुछ फंक्शंस और पढ़ने हैं हमें, फ्रैक्शन पार्ट पढ़ेंगे जैसे हम, सही है। तो लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन भी होता है, मगर जनरली उसका उतना यूज नहीं होता है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, और एल्जेब्रिक फंक्शन में हम चार फंक्शन की बात करेंगे: पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, और आपका पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन में फिर आपके डिफरेंट सब कैटेगरी हो जाती है। उस सब कैटेगरी में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, GIF पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की, फ्रैक्शन पार्ट की भी बात करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट जो दूसरा फंक्शन है हमारा, वो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस, देखिए एल्जेब्रिक तो ऑलरेडी सब आ चुके हैं, तो अब मेरे पास क्या फंक्शंस बचे हुए हैं? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब आपको कंसीडर करना है यहाँ पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे साइन एक्स हो गया, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस एक्स हो गया, जितने भी साइन से जितने 6 आपके फंक्शन है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, या आपका इनवर्स वाले जो फंक्शंस हो गए, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हो गए हमारे। उसके बाद
नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा 12th का चैप्टर है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। जिस तरह से हम इनवर्स लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू अगर समथिंग कुछ दिया है, जैसे 5 लिखा हुआ है या इस तरह से कोई नंबर लिखा है, तो ये जो 5 है, अगर जो f है वो अगर f राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, इनवर्स लग जाता है। सिमिलरली जैसे y इक्वल टू एक्स समथिंग इस तरह से दिया है, तो अगर y को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये जैसे पावर -1 करते हैं ना, पावर -1 करना और इनवर्स करना ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। सही है, तो इन दोनों को हम सेम नहीं कह सकते। यहाँ पे आपका क्या है, फंक्शन जो है फंक्शन का इनवर्स हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा था उस प्रोसेस का रिवर्स हो गया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने क्या किया, हमारा जो प्रोसेस है वो स्क्वायरिंग करना मेरा प्रोसेस है। तो मेरे पास 2 कोई नंबर था तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो आपका एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन है। सही है, स्क्वायर करना फंक्शन है। अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस देख रहा हूँ, तो इसका रिवर्स जो प्रोसेस होगा वो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पे जो 1/y करना होता है, 1/y एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, वो अलग चीज है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन अलग चीज है, और रूट एक्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर रूट करते हैं किसी का, तो वो अलग बात है कि नहीं। तो ये दो डिफरेंट आपके फंक्शंस हैं। तो आपका इन्वर्स करना अलग चीज हो जाता है, और आपका रेसिप्रोकल लेना वो अलग बात है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन होगा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या जानते हैं कि एक तरफ आपका थीटा एंगल ले लें। जब अगर a क्रॉस b की अगर हम बात करें, तो a में हमारा जो एंगल आएगा वो थीटा एंगल, जितने भी एंगल्स है वो ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। तो मैं अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन 0 होता है। साइन 30 आपका, अगर हम पाई/6 या 30 बोलें, तो इस पे कितना होगा, इसका वैल्यू 1/2 होगा। पाई/4 पे इसका वैल्यू 1/√2 होगा। पाई/6 पे इसका वैल्यू, सॉरी पाई/3 पे इसका वैल्यू √3/2 हो गया। सही है, सिमिलरली आपका पाई/2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से x से ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया जिसको मैंने साइन x बोला। अब क्या है कि अगर मेरे पास वैल्यूज दी गई हैं, ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, और मुझे एंगल निकालना है। अभी तक का क्या था कि एंगल दिया हुआ था, फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम इसका रिवर्स बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास वैल्यूज दी है तो और फंक्शन एंगल कैलकुलेट करना है। जैसे अगर मैं साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कहूँ, तो 1/2 करने पे क्या है, ऑलरेडी हम एंगल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एंगल जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, दो तरह के जनरल सॉल्यूशन आया था कि एक तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो पाई/6 हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, n पाई प्लस -1 n पाई/6। ठीक है, इस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अब जितने भी ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक्स का जो वैल्यूज आ रहा है ये रिवर्स प्रोसेस है। जैसे साइन एक्स, अब में एंगल था तो सबसे पहले हमने क्या सीखा 10th क्लास में कि अगर 30 एंगल दे रखा है तो उसमें वैल्यूज कितनी होगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो अब एंगल कितना होगा, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स इसके फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस हैं हमारे पास, वो ट्रांसेंडेंटल में आते हैं। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया हमारा, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और ज्योमेट्रिकल कर्व। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल कर्व वाला जो सेक्शन है इसमें हम बहुत कम बात करेंगे। सही है, तो ये है हमारे फंक्शन से जिसके बारे में हमें पढ़ना है।
एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, जीआईएफ या पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। इसमें 5 कैटेगरी है आपकी। तो उसमें जीआईएफ, सिग्नम फंक्शन के बारे में, मॉडुलस, फ्रैक्शन फंक्शन के बारे में बात किया, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो उसको हम कम पढ़ेंगे। दूसरा ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, और फिर आपका ज्योमेट्रिकल कर्व्स आएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए नॉट, ए वन, ए एक्स, तो मेरा जो पॉलिनोमियल दिया होगा, तो अगर मेरा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, या आपका ए एन एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, या वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू से आपका ए एन जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और आपका जो एन है, इस एन को मैं होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ। अब देखो, होल नंबर इसलिए नहीं बोला जाता है कि अगर जो मैक्सिमम पावर होगी, अगर वो पावर आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, तो वो कांस्टेंट फंक्शन में हम उसको कंसीडर कर ही रहे हैं, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए जैसे स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम पॉलीगन जनरली नहीं बोलते हैं, सही है। तो पॉलीगन स्टार्ट भी करते हैं तो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इसीलिए यहाँ पे आप एन नेचुरल नंबर लेके चलते हो, नहीं तो आप होल नंबर भी ले सकते हो या नेचुरल नंबर, सही है ऐसा। क्योंकि अगर 0 भी हो जाता है इसका पावर, तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली n कंसीडर करते हैं, कुछ बुक वाले n कंसीडर करके चलते हैं आपका नेचुरल नंबर, और कुछ में आपको होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, तो अब क्या है कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो पावर है, ये जो पावर है इसके बारे में हमने बात किया था कि भाई जितनी भी जो पावर होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। बेटे किसी का ऑडियो ऑन है, इसको ऑफ करो तो। सनातन बेटे, ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ऐसे फंक्शन जिसपे ए नॉट, ए वन से लेके ए एन तक का ये कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के पावर में हमने इसको लिखा है, और इसकी जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो इसको हमने क्या बोला कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आपका जैसे जैसे पावर चेंज होगा, उस हिसाब से हम फंक्शंस का नाम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर पावर आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मेरा जो फंक्शन है, मीन्स n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू सी मिलेगा। इसको हमने कांस्टेंट फंक्शन बोला, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, आपका n इक्वल टू अगर 1 होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ये आपका लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, n इक्वल टू अगर आपका 2 होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। n इक्वल टू अगर आपका 3 होगा, तो आपका फंक्शन क्यूबिक बन जाएगा। तो यहां तक का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्यूबिक फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल में पढ़ा। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, फिर सीधे nth चले जाएगा। तो जब nth चले जाएगा तो थर्ड के बाद सीधे हम nth की बात करते हैं, और ये वाला जो पॉलिनोमियल आपका दिया है वो nth के फॉर्म में आपका दिया गया है। नेक्स्ट हम रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं। रेशनल फंक्शंस में हमने क्या देखा था कि मेरा जो फंक्शन होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में या एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में होगा। तो नेक्स्ट है हमारा रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में भी आपका जिस तरह से फंक्शन दे रखा है, फंक्शन से डिफाइन होने चाहिए। पहली चीज है कि मेरा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के फॉर्म में होगा, और एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही आपके, अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स की बात करूंगा, तो ये दोनों ही आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, मस्ट बी बिलोंग टू पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका जो g ऑफ x है, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने क्या बोला कि रैशनल फंक्शंस होगा। तो इसके बारे में हमने बात की थी।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना टॉपिक कि हमारा जो इरेशनल फंक्शन होंगे। तो इरेशनल फंक्शन की क्या डेफिनेशन बोली? इफ द पावर ऑफ वेरिएबल in a function is in fraction, then the function is known as then the function is known as irrational function। ठीक है बेटे, तो ये हमारे इरेशनल फंक्शन हो गए। हमने क्या बताया कि अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर आप एक्स टू द पावर 3/5 ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू आप 5/7 ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू आप 1/2 ले रहे हैं, तो ये जितने भी फंक्शन है वो हमारे लिए इरेशनल फंक्शन है। तो आइए अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन से लेके इरेशनल फंक्शन जितने हैं इन सबका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, लीनियर फंक्शन ड्रॉ कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन होता है आपका। सेकंड आपका n इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, और n इक्वल टू 1 क्यूबिक फंक्शन, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो एक बेसिक सा रिवीजन करते हैं इस पे कि सबसे पहला फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। मेरा जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका जो ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल टू समथिंग सी बोला है तो इस तरह से जाए, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये y इक्वल टू सी। सेकेंड आपका लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब क्या लीनियर फंक्शन आपका y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स के फॉर्म में इसको कह सकते हो आप, या आप एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कह सकते हो। तो आप ये जानते हो कि जब लाइन आपकी एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपका स्लोप होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका स्लोप है, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है यहाँ पे ए नॉट, ये इंटरसेप्ट दे रहे हैं। तो स्लोप और इंटरसेप्ट के कॉम्बिनेशन से आपको लाइन मिलती है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, इस लाइन में ये वाला जो वैल्यू होगा ये आपका सी नॉट होगा, तो इसको 0 इंटू 0, सी नॉट, और ये वाला वैल्यू आपका एक्स इंटरसेप्ट हुआ। सही है। इसका जो स्लोप होगा मीन्स जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को हमने tan थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और इसी का वैल्यू आपका m है। तो ये हमारा लीनियर फंक्शन होंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं फंक्शन लिखूं ए नॉट के फॉर्म में, तो ए नॉट a1x प्लस a2x²। तो हमने क्या देखा, ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, तो a0 a1 a2 ये क्या होंगे, आपके रियल होंगे। ये जितनी भी वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो वैल्यूज रियल होने वाली हैं। दूसरी बात, आपका x² मीन्स a2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो चीज हमें देखना है, एक तो d के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि d क्या है, और दूसरा इसके साथ ही a के बारे में, a2 जो पोर्शन है आपका। तो हमने क्या देखा था कि a2 या तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो आपका लेस देन 0 होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ से आपके पास तीन पॉसिबिलिटी आ जाती है।
यहाँ से जो आपकी पॉसिबिलिटी आई वो क्या क्या आई कि आपका जो डी है, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डी लेस देन जीरो हो जाए और डी इक्वल टू जीरो हो जाए। सिमिलरली अगर आपका A2 लेस देन जीरो होगा, फिर से आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने इस छह कंडीशंस के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो हम ये जानते हैं कि जब d ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपके टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी दो बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो टू डिस्टिंक्ट रूट इस केस में, यहाँ पे आपका इमेजिनरी रूट और इस केस में आपका क्या होगा, टू इक्वल रूट्स या वन सिंगल रूट या टू इक्वल रूट। तो हम क्या जानते हैं कि अगर आपका A2 वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपके ग्राफ अपवर्ड फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट आपका ग्राफ बना रहे हैं हम कि अगर A2 ग्रेटर देन जीरो है, अपवर्ड फॉर्म हुआ, ये इसको टच करते हुए जाएगा, और थर्ड केस ऐसे जाएगा। तो A2 अगर जब इंटरसेक्ट करेगा तो इस केस में हमने क्या बोला कि D ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, D इक्वल टू जीरो होना चाहिए और D आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो A2 वाला वैल्यू है वो लेस देन जीरो हो, तो फिर से मेरे पास तीन केस मिलेंगे। फर्स्ट केस है आपका डाउनवर्ड होगा और D ग्रेटर देन जीरो होगा, इसको टच करते हुए चले जाएगा, और थर्ड ऐसी कंडीशन। तो इस केस में आपका D इक्वल टू जीरो है और यहाँ पे D लेस देन जीरो है। ठीक है बेटे, तो हम प्योरली ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जब भी ये दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो हमने क्या कहा था, इसके दो रूट्स हुए, दो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन आएगा अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अलावा कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता था। सही है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक के ग्राफ हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्यूबिक फंक्शन का। तो क्यूबिक फंक्शन की जो ग्राफ्स हैं, इन एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका ए नॉट A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हमने क्यूबिक फंक्शन बोला। अब इसमें जो मैक्सिमम रूट इसके पॉसिबल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम रूट इसके 3 होंगे और मिनिमम रूट्स इसका 1 होगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि मैक्सिमम, जब भी क्यूबिक फंक्शन कहते हैं तो उसका मैक्सिमम रूट 3 होगा, मिनिमम 1, जितने भी। अब तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होगा ये जो पावर है इसका, इसको हम इवन पावर बोल के चल रहे हैं। तो जितने भी इवन पावर वाले होंगे उस इवन पावर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, या आपका मिनिमम रूट 0 होगा और मैक्सिमम तो जितना पावर दिया उतना है ही। और अगर आप ऑड फंक्शंस की बात करते हो कि अगर पावर आपका ऑड है, तो उस केस में मिनिमम एटलीस्ट, जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है कि एटलीस्ट वन रूट, एक रूट तो होगा ही होगा। मैक्सिमम जितने उतने हो, जब भी ऑड पावर दिया है तो आपका एटलीस्ट वन रूट तो होना ही होना है। क्यों होता है ऐसा, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसका वन रूट क्यों होगा। तो हम देखिए, सबसे बेसिक जो फंक्शन है क्यूबिक का वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेके चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है एटलीस्ट वन रूट। तो अब ये जो आपका फंक्शन है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा और इसके लिए आपको एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा। तो एक्स क्यूब की जब हमने बात की थी तो फंक्शन डिफाइन किया था रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है।
अगर फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है, इसका मतलब है कि ये सभी रियल वैल्यूज जो हैं वो सब लेगा। तो अगर ये सब वैल्यूज ले रहा है तो आप देखिए इसका जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, बेसिक ग्राफ, तो इस तरह से फॉर्म किया था अगर एक इंफॉर्मेशन ले तो। अब हम देखिए इसका आंसर निकालते हैं कि क्यों जो क्यूबिक फंक्शन है वो एटलीस्ट एक बार तो इसको इंटरसेक्ट करता ही। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। अब पॉजिटिव वैल्यू मान लीजिए मैंने कुछ भी पुट किया ग्रेटर देन 0, हो सकता है कि कई बार आपके पास x क्यूब -5 टाइप का कोई फंक्शन आ गया, तो ग्रेटर देन 0 पे नहीं आएगा, कुछ दूसरा वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मेरा फंक्शंस की जो वैल्यूज है वो चेंज होती है, तो उस हिसाब से मेरा जो x ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन है वो शिफ्ट होते रहता है। मगर ऐसा फिक्स है कि किसी ना किसी वैल्यूज के लिए ये जो टर्म्स है ये पॉजिटिव होंगे। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने x ग्रेटर देन 0 की बात की, तो आप सोचो अगर मैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो अगर 2 पुट करूं तो मुझे 8 - 5 मीन्स आपका ओवरऑल जो वैल्यू है वो 3 मिलने वाला है फंक्शन का। सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन आपका दे रखा है, इस फंक्शन में अगर x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो ये 8 + 7 15 होगा। 15 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 5 मिल जाएगा। तो इस दोनों ही केस में आपका अभी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, फंक्शन में, इसी फंक्शन में कोई निगेटिव वैल्यू पुट कर, मतलब आपका इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल टू -1 पुट करें, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, ओवरऑल मेरा जो फंक्शन है इसका जो वैल्यू होगा -1 - 5 मीन्स -6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा। -2 पुट करिए, तो -2 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, -8 -10 -18 + 7 -11। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इस फंक्शन ने दो वैल्यूज दिया जिसके बारे में मुझे पता है। एक तो -1 पे, -1 पे ये -6 वैल्यू दे रहा है, और +2 x इक्वल टू जब आपने 2 पुट किया तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आपका 3 हो जा रहा है। क्योंकि मेरा जो क्यूबिक फंक्शन होता है ये ऑलवेज डिफाइन है, ऑलवेज डिफाइन है, तो -1 से 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं x का, वहां पे मेरे फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। अब अगर -6 से 2 तक का, सॉरी आपका -1 से 2 के बीच में जो वैल्यूज है, कहाँ पे बेटे, x इक्वल टू 2 पुट करने पे 8 - 5, x इक्वल टू -2, तो -8 माइनस +10। ओके चलिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ना इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से। f ऑफ x इक्वल टू, ये +10 हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू है ये कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने क्या लिया, -5 ले लिया, तो -5 लेंगे तो -125 होगा, माइनस माइनस प्लस 25 हुआ, +7। ठीक है बेटे, तो अभी 100 + 7 ये हो गया, फिर 25 कैंसिल कर दीजिए, 100 में से 7 चले जाएगा तो कितना आएगा, -93। ठीक है, तो इस तरह से ले लो। तो आप देखो आपका जो पॉजिटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। अब क्या है कि -1 से लेके 2 के बीच में ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, और अगर हर एक पॉइंट पे डिफाइन होगा तो यहां से, इस पॉइंट से आपको यहाँ पे आना है। अब देखिए आप बहुत सारे पाथ के थ्रू आ सकते हैं, आप ऐसे आ सकते हैं, आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में आ सकते हैं, यहाँ से घूम के आ सकते हैं, जैसे भी आना चाहे। ठीक है, मगर एक बार पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए एक पॉइंट तो ऐसा होगा जब आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पॉजिटिव एक्सिस से, पॉजिटिव जो आपका रीजन है, सही है, अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। तो अगर अबव एक्स एक्सिस से अगर आपको बिलो एक्स एक्सिस जाना है तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट
करना पड़ेगा। तो जितने भी क्यूबिक फंक्शन होते हैं इसमें ये श्योरिटी होती है कि x अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव पुट करो, तो जैसे ही x का वैल्यू आप पॉजिटिव से निगेटिव पुट करते हो, माइनस ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स करोगे, तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल जो वैल्यू है वो निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हुई तो एक पॉइंट इसके बीच में मिलेगा जहां पे मेरा फंक्शन इक्वल टू जीरो होगा। तो अब क्या है, यहाँ से एक बेसिक कंडीशन और हमें पता चलता है कि अगर -1 से लेके 2 के बीच में ये फंक्शन जीरो हो रहा है, तो इसी बीच में एक वैल्यू आएगा जहां पे मेरा फंक्शन जीरो होगा, मीन्स सी मस्ट बी बिलोंग टू -1 से लेके 2, इसके बीच में बिलोंग करेगा। अब क्या है, जैसे जैसे क्या होगा, आप वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करते जाओगे तो उस तरह से ये क्या होगा, आपका रिफाइन होते जाएगा। मीन्स ये जो आपका इंटरवल आप लिख रहे हो सी बिलोंग्स टू, आप इसका वैल्यू 2 की जगह और थोड़ा सा पहले कोई पुट करो, तो मुझे अगर उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मेरा ये इंटरवल थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा फंक्शन दे रखा है इसमें भी ऐसे ही होने वाला है आपका। आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो मैं जब लाइन ड्रॉ करूंगा इसमें क्या है, दो वैल्यूज मिले हैं। एक हमारा x इक्वल टू -5 पे, तो x इक्वल टू -5 पे -93 मिल रहा है, और x इक्वल टू आपका 2 पुट किया था हमने, तो 2 पे इसका वैल्यू 5 मिल रहा था। तो 2 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है 5 और 93, तो 93 से हमें 5 तक का जाना है। तो 93 से 5 तक का जाने के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। हमने एक पाथ स्ट्रेट लाइन कह दिया था, दूसरा आप कोई भी कर्व ले सकते हो यहाँ से यहाँ जाने का, ठीक है। तो इसके बीच में भी एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट इसको करना पड़ेगा क्यूबिक फंक्शन। इस वजह से क्या है, आपका जो फंक्शन है, क्यूबिक जो फंक्शन आपको दे रखा है, ये क्यूबिक फंक्शन एक बार क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, सही है। तो अब मेरा जो फंक्शन है, तो आप देखिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर आपका फंक्शन ऑड पावर होगा तो ऑड पावर होने पे क्या होता है, एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा। तो जहां पे भी आपको एटलीस्ट वन रूट मिलता है, सही है, और क्यूबिक फंक्शन है या ऑड पावर फंक्शन है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका आंसर 90% केस में आपका एटलीस्ट वन रूट ही होगा। अब क्या है कि क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर देता है कि आपका जो पावर है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया x टू द पावर 7, x टू द पावर 6, x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, सही है। और आपसे कहा fx हैज रूट्स, इस तरह से दिया था क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो एफ एक्स हैज रूट्स, तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 7 रूट, ठीक है। तो आप ये देखिए, और उसमें एक ऑप्शन गिवन हुआ था आपका एट लीस्ट वन रूट। देखिए बेटे, जैसे 1 प्लस एक्स दिया है, हम यहाँ से बात करते हैं। अगर 1 दिया है, 1 प्लस एक्स दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब गिवन है। तो आप ये देखो 1 एक्स इक्वल, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 1 कहता हूं तो ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। फिर 1 प्लस एक्स कहते हैं तो ये आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, स्लोप 1 होगा, 1 से इस तरह से चले जाएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका इस तरह का रूट होता है। फिर अगर हम क्यूबिक फंक्शन की बात करते हैं तो ये फंक्शन एक बार इसको इंटरसेक्ट करेगा, सही है। ये बेसिक इसके ग्राफ्स हैं। तो आप ये देखिए, ये जो फंक्शंस हम देख रहे हैं, इन सभी फंक्शन में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न क्या है कि पहला वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सही है, जब इसकी पावर इवन कह सकते हो, x इक्वल टू 0 इवन, ठीक है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो आप देखो इसकी पावर ऑड है, तो एक पॉइंट पे तो इसने इंटरसेक्ट किया ही किया। फिर अगर पावर फिर से इवन हो गई तो इसने देखो इंटरसेक्ट नहीं किया है। फिर आपका ये जो पावर दे रखी है, ये पावर में
साइन एक्स प्लस 1 लाइन एक्स पर। अब बेटे साइन एक्स, अभी तो हम साइन एक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमारे जितने भी फंक्शन है सब एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। हम एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में बात कर रहे हैं अभी, सही है सर मैंने एक्स प्लस वन वर्टिकल लाइन होगी ना वैसे लिखा है। एक्स प्लस वन वर्टिकल लाइन कैसे हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुई। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये क्या सर है, उसका वन स्लोप तो इंटू एक्स प्लस वन, इसका परपेंड सर सर इन्फिनिटी नहीं फाइव होगा नहीं होगा ये, टेन थीटा इक्वल सर टू वन। हाँ हाँ समझ गए। अरे आप लोगों ने तो स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ लिया है बेटे। हाँ समझ गया सर वो वहाँ पर। ठीक है बेटे, हाँ चलो नेक्स्ट है आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी कल हम देख चुके हैं कि आपका अपवर्ड होगा, क्योंकि इसमें d लेस देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन में क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब क्यों करता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, वो हम देखते हैं। तो आप देखो अगर वन प्लस एक्स है हमारे पास, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये वाला जो टर्म है ना, इन दोनों टर्म में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे वन प्लस एक्स मिलेगा। वन प्लस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। तो आप देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, मगर ये वाला पोर्शन आपका जीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से एक रूट मिल जाएगा और सेकेंड वाला पोर्शन आपका जीरो नहीं होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह के जो टर्म्स मिलेंगे, इस टर्म्स में क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन जो फॉर्म हो रहा होगा वो एक्सप्रेशन में एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा और दूसरा क्या होगा, आपका ये जो पोर्शन आपके पास दे रखा है ये आपका यहाँ से एक रूट आ रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद जैसे हम फोर्थ पावर पढ़े, उसके बाद फिफ्थ पावर पढ़े, तो धीरे धीरे करके इस तरह से क्या होता है, एक पैटर्न निकल रहा है कि अगर यहाँ पे ऑड पावर आता है तो ऑड पावर आने पे इसका एटलीस्ट वन रूट होगा, एक रूट तो होगा ही होगा, इसके बारे में श्योरिटी है। अब इसका सेवन रूट होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे अगर इस पैटर्न से देखें तो यहाँ पे वैसे एक ही रूट होने वाला है, मगर क्या है, इस तरह के एक्सप्रेशन जितने आएंगे उसमें एक बार तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, इसकी मेरे पास गारंटी है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब भी आपके पास इस तरह के कोई फंक्शन मिलेंगे जिसमें आपका जो कंटिन्यूसली पावर है, तो कोफिशिएंट देखिए सबका वन है, कंटिन्यूसली पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन रूट। अगर इसी की जगह पे एक्स टू दी पावर 8, एक्स टू दी पावर 7, एक्स टू दी पावर 6 से एक्स प्लस वन दिया होता तो इस केस में आपके क्या हो जाते, नो रूट्स। सही बेटे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो हमारा क्यूबिक फंक्शन भी हो गया। अब इस क्यूबिक फंक्शन में डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम इसके 3 रूट होने वाले हैं, मिनिमम इसका 1 रूट तो होगा ही होगा क्यूबिक फंक्शन का। और रूट्स का मतलब है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस, है ना। तो अब आप ये देखिए मैक्सिमम रूट 3 होने वाला है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ फॉर्म होने की, कि या तो आपका फंक्शन इस तरह से चले जाए, या आपका फंक्शन ऐसे जाए, या आपका फंक्शन इस तरह से चले जाए। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉसिबिलिटी से हमें क्या समझ में आता है। अगर आपका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये देखो यहाँ पे आपका वन सिंगल रूट है, क्यूबिक फंक्शन आपका जो है, इस क्यूबिक फंक्शन में वन सिंगल रूट्स आया
इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपके देखो इस वाले पॉइंट पे आपके दोनों ही रूट, जब भी कोई फंक्शन ना या कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को या किसी लाइन को टच करता है तो वहां पे दो रूट्स होते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट पे इसने टच किया तो हमने क्या बोला कि टू इक्वल रूट्स बोले ना, दो रूट्स होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो रूट्स हैं, जब भी आपका लाइन किसी कर्व को टच कर रहा है तो वहां दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इस केस में हम अल्फा बीटा बोले तो अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट रूट है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अल्फा और बीटा का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा और फाइनली ये जाके कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये वाला केस मिल जाएगा। और इसके बाद ये अगर डाउनवर्ड गया तो फिर आपका ये वाला केस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका रूट्स आया, इसके बाद यहाँ रूट्स नहीं होता। तो सिमिलरली सेम आपका जो क्यूबिक फंक्शन है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अल्फा और बीटा की अगर दो रूट्स की बात करें तो दोनों रूट्स यहाँ पे इक्वल होंगे और ये आपका गामा रूट हो गया। तो तीन रूट है, तीन में से दो रूट इक्वल है। तो ऐसे फंक्शंस को आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर और एक्स माइनस गामा के फॉर्म में मल्टीप्लाई के ऐसे लिखते, रिप्रेजेंट करते। सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू ये ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि वन रूट है इसका तो जो भी रूट हो एक्स माइनस समथिंग अल्फा के फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, तो जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स इमेजनरी होना चाहिए, तो यहाँ से एक रूट आएगा, सिंगल रूट। इस केस में क्या है, आपका जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है वो हमारा तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो थ्री डिफरेंट रूट्स होंगे, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, और क्यूबिक अगर एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है तो समथिंग हम के लिख देते हैं इसके लिए। तो ये तीन आपके फंक्शन, जो क्यूबिक फंक्शन है उसको थ्री पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया कि एक सिंगल रूट होगा आपका, फंक्शन के दो रूट्स होंगे, फंक्शन के थ्री रूट्स होंगे। तो जब भी आपसे बोला जाता है कि इफ ए क्यूबिक फंक्शन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट और कोई अननोन कैलकुलेट करना है तो फंक्शन को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सेकंड आपको बोला कि इफ ए फंक्शन क्यूबिक फंक्शन हैज टू इक्वल रूट्स, सही है, तो आप अपने फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। या अगर आपका जो फंक्शन है उसमें एक ही सिंगल रूट है तो आपका जो ये पोर्शन होगा, इस पोर्शन के बारे में आपको क्या समझ में आता है कि आपका जो रूट्स होगा वो इमेजनरी होगा। हाँ बेटे, वो इसका ये पर्टिकुलर केस है जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पर्टिकुलर केस है वो। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये बोला जा रहा है कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा में तीनों रूट्स अगर इक्वल हो गए तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो वो उस केस में क्या होगा, देखो ये पॉइंट हमने क्या बोला कि अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होता है तो ये लाइन क्या होगी, इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ये जो पॉइंट है अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो अल्फा और बीटा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली और बीटा और गामा दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या कर रहे हैं आप, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं तो अल्फा और बीटा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, और जिस केस में अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए तो वो इसको यहाँ पे टच करेगा। मीन्स यहाँ ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना आपका, ये पोर्शन आपका वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली जो मेरे पास क्यूबिक फंक्शन है इस केस में अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अगर हो जाता है तो उस केस में क्या होने वाला है, ये वाला जो पोर्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा। तो आप सोचो ये धीरे धीरे और अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होने वाले हैं, तो जैसे जैसे अल्फा ये वाला पॉइंट बीटा की डायरेक्शन में जाए, गामा वाला पॉइंट बीटा की डायरेक्शन में जाए, तो आपका वो इसका एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा इसका कि तीनों ही रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे।
सही है। तो अभी बेटे जैसे मैंने ये 3 केस बनाया है ना, ऐसा ही नहीं है कि यही होंगे, इसमें और भी केसेस है। जैसे आपने ये वाला केस देखा, तो इस केस में अगर आपका जो कोफिशिएंट्स होगा वो अगर निगेटिव होता है, अगर आपका फंक्शन का जो कोफिशिएंट्स है वो अगर नेगेटिव हो जाए, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा, तो अभी इस वाले केस में क्या है, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपका फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ, देखिए इसकी बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव होता है, तब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। सही है। तो ये वाली 3 कैटेगरी में जाएंगे हम। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निगेटिव होगा, तो अब आपका 3 कैटेगरी और फॉर्म होगी ग्राफ की। अब आपके ग्राफ ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। सही बेटे, इस तरह से आपके फंक्शंस फॉर्म होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा गामा, और आपका एक सिंगल रूट, एक्स इक्वल टू अल्फा कह देते हैं इसको। सही है। तो ये आपका क्यूबिक में आपकी 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं ग्राफ के पॉजिटिव होने की और नेगेटिव होने की। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ना हमने इसकी बात कर रहे थे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इसका एक पर्टिकुलर केस है। सही है। तो उस केस में भी इसका भी रूट मैं एक साइड में बना देता हूँ। मान लीजिए आप इस तरह से ले लो, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रूट हो जाएगा इस वाले केस में। जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है, इसमें ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन के रूट्स नहीं है, यहाँ से एक रूट आ रहा है। तो इस वाले केस में जब अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, तो यहाँ से ही आपका इस केस में, क्योंकि 3 डिफरेंट रूट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है, 1 सिंगल रूट, 2 रूट्स और 3 रूट्स। तो इस कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में आपका सेम एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, अल्फा बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा वाला। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक फंक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास फंक्शन है वो है आपका रैशनल फंक्शंस। ठीक है। तो अब हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे कि रैशनल फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं। तो रैशनल फंक्शन में आपका एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के फॉर्म में हम फंक्शन ले रहे हैं। सही है बेटे। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स के फॉर्म में फंक्शन लेंगे, तो कई बार क्या होता है, रैशनल फंक्शन का ग्राफ आप हमेशा नहीं फॉर्म कर सकते। कुछ कुछ केसेस हैं जिस केस में आप रैशनल फंक्शन का ग्राफ फॉर्म कर पाओगे। तो अगर मैं रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करता हूं, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का जो मेरा ग्राफ है वो एफ एक्स इक्वल टू 1/x के फॉर्म में है। तो जब फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x के फॉर्म में होता है, और x आपका अगर देखिए पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो हमने कल बात किया था कि हमारा जो फंक्शन होगा वो ऐसे करके जाएगा। तो ये आपका रैशनल फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपका कांस्टेंट है, दूसरा आपका लीनियर फंक्शन है। सही है। तो ये आपका रैशनल फंक्शन के केस में कंसिडर किया जाता है। फिर अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा, तब सेम होगा।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स ये 1/x² है, तो अगर 1/x² टाइप का कोई फंक्शन आया तो क्या होने वाला है। तो अब देखिए जितना भी जब भी आपका जो x होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ग्राफ तो इसी तरह का फॉर्म होने वाला है जैसा हमने यहाँ पे फॉर्म किया था। अब कई ये क्या है कि ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट ऊपर और नीचे यहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा, सही है। अब इसकी पावर चेंज होने से कर्व में ज्यादा चेंज नहीं होता, सही है। अब ये जो कर्व है इसका जो कर्वी नेचर है वो क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में या इधर को शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे आने वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे हम अगर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो आप देखो एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या चेंजेस आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो एक टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करें 1/x और 1/x² में। तो आप मान लीजिए x का वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो x इक्वल टू 1 पे तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हम इसमें दो कैटेगरी और बना रहे हैं, एक तो x ग्रेटर देन 1 वाला कैटेगरी बनाएंगे, एक x लेस देन 1 वाली कैटेगरी बनाएंगे, सही है। तो अगर x ग्रेटर देन 1 होता है मीन्स आपने 2 पुट किया तो 1/2 आपको मिलेगा, 1/2। तो 1/2 आपका 0.5 हो गया। 1/3 पुट किया तो 1/3 आपका 0.33 हो गया। 1/4 पुट किया आपने, 1/4 आपका क्या हो गया, 0.25 हो गया। अब देखिए सेम अगर एक्स स्क्वायर में पुट करता तो ये क्या होता, अगर मैंने 2 पुट किया होता यहाँ पे तो ये 1/4 हो चुका होता, ये 0.25 देता। 1/9 होता तो 1/9 आपका 0.11 आप मान लीजिए, और 1/4 करते तो 16 हो जाता है ना, तो 0.1 क्या होता है आपका 16.0, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 100 होगा 9, सॉरी 6 समथिंग आएगा, है ना। तो इस तरह से हम ले लेते हैं कुछ पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट से मुझे क्या समझ में आता है कि जब मैं x इक्वल टू 2 पे हूँ इसी फंक्शन में, अगर मैं x इक्वल टू 2 पे हूँ, दूसरा ये 1 कंसीडर कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए, है ना। तो 2 ले लिया और इसके बाद हमने 3 पॉइंट लिया और समथिंग 4 टाइप का। तो ये आप ऐसे मान लीजिए ग्राफ, तो ये आपका हो गया 2, 3 और 4 पॉइंट। तो 2, 3, 4 पॉइंट हमारे पास हैं। अब क्या हो रहा है, ये मेरा अगर 1/x का ग्राफ है तो 1/x² के ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहा है। तो 1/2 पे जब मैं आपका x इक्वल टू 2 पे हूँ तो 2 पे इसका वैल्यू 0.5 था, मीन्स आपका इस वाले पॉइंट पे 0.5 होगा, तो यहाँ कहीं पे जाके इसके हाफ में जाके 0.25 होगा। फिर क्या है कि आपका 3 पे अगर बात करूँ तो 3 पे क्या होने वाला है, इसका वैल्यू 0.33 था, तो यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू इससे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे और नीचे आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इस वाले केस में 1/x² वाले केस में जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा आपका जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है x² वाला जो कर्व होगा 1 बाई समथिंग, जैसे जैसे पावर ये इंक्रीज होते जाएगी वो कर्व इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे इस वाले 1/x वाले कर्व से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका जो कर्व है सेम सिमिलरली सेम कर्व होगा, तो बेटे आपका सेम कर्व है, मगर अब हम क्या बात करेंगे कि आपका जो वैल्यू होगा वो अगर x से लेस देन 1 होता है, मीन्स लेस देन 1 आप 0 से 1 के बीच में लीजिए तो क्या होने वाला है। तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं 1/0.1, 1/0.2 और 1/0.3 ये वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ से आपको 10 मिलेगा, ये 10/2 मीन्स 5 हुआ, ये 10/3 आपका 3.33 हो गया जब 1/x था। और 1/x² के केस में 1/0.01 हो जाएगा, ये 1/0.04 होगा और ये 1/0.09 होगा, मीन्स ये आपका 100 है, ये वैल्यू आपका 25 है और ये 100 डिवाइडेड बाई 9 हो गया। तो 100 डिवाइडेड बाई 9 आपका क्या हो गया, 9 टाइम्स ऑफ समथिंग हो जाएगा, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग होगा ना, ठीक है। तो 10 पॉइंट समथिंग हम लिख लेते हैं जो भी आएगा।
अब देखो चेंजेस क्या आया इन दोनों के, अगर वैल्यूज को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 25, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप वैल्यू देखिए। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज था इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मगर यहाँ पे आप देखोगे कि चेंज देखिए कितना जल्दी जल्दी, यहाँ पे 10 था सीधे 100 हो गया, 5 से 25 ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वैल्यूज 0.1 से आपका 1 की तरफ जाते जाएगा, इसका वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, और फाइनली x इक्वल टू 1 पे 1 होना ही है दोनों को, सही है। तो अब क्या है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हम 0 से 1 के बीच में फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच में मैं बात करता हूँ तो आप सोचिए आपका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, और यहाँ कहीं पे 1 है और ये 0 है। तो 0 से 1 के बीच में, दोनों ग्राफ के बीच में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो एक ग्राफ तो मेरा 1/x का था, वो मैं बना चुका हूँ। सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं दूसरा जो फंक्शन होगा, अगर 1/x 0.1 पे 10 वैल्यू देता है, 0.1 पे 1/x अगर 10 वैल्यू दे रहा है तो 1/x² 100 वैल्यू देगा, तो यहाँ कहीं पे होगा ऊपर। 0.2 पे ये फंक्शन अगर 25 वैल्यू दे रहा है, तो सॉरी 5 वैल्यू दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है 25, तो यहाँ कहीं ऊपर होगा। और ये अगर 3.33 वैल्यू दे रहा है तो ये 10 दे रहा है, तो 0.3 पे यहाँ कहीं जो भी होगा इससे ऊपर ही होने वाला है फंक्शन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कैटेगरी मिली है इस केस में, कि मेरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो 1/x से ऊपर लाई कर रहा है, सही है। तो अब हम दोनों कैटेगरी को देखते हैं। अगर आपका जो वैल्यू है इस केस में वो x ग्रेटर देन 1 था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा जो फंक्शन का ग्राफ था वो ग्राफ क्या हो रहा है, तो मेरे फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, बिलो द 1/x लाई कर रहा है। इस केस में क्या हुआ, अगर आपका वैल्यू 0 से 1 है तो 0 से 1 में क्या ट्रांजिशन आया, आपका जो ग्राफ है वो फंक्शन से ऊपर लाई कर रहा है, सही है। तो आप ये देखो, अगर दोनों को ही मैं कंबाइन करता हूं तो दोनों को कंबाइन करने पे क्या मिलेगा आपका, ये आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ 1/x² का, तो एक पॉइंट इसमें ले लेते हैं जहाँ पे x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूँ जहाँ x=1 है, तो होगा क्या, इस पॉइंट से इस तरफ आपके फंक्शन का जो ग्राफ है ऐसा होगा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम, और इसके बाद क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो आप देखिए इसी तरह से ये आपका 1/x² है, तो जैसे जिस पैटर्न में आपका 1/x² चल रहा है, सिमिलरली ऐसे ही पैटर्न में आपका 1/x³ भी चलेगा और 1/x⁴ भी चलेगा, ठीक है। समथिंग जितने भी आपके रेसिप्रोकल फंक्शंस होंगे ना, यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में आएगा, उनके पास यही कैटेगरी है। एक तो x=1, और आपका x ग्रेटर देन लेस देन 1, और x ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटे, चलिए। तो हमने क्या देखा कि आपका यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, क्या कैटेगरी आई कि एक तो x लेस देन 1 बना वाली कैटेगरी में देखेंगे, तो यहाँ पे 1/x² वाला पोर्शन इस ग्राफ से ऊपर लाई कर रहा है, x=1 पे दोनों का वैल्यू सेम है,
x लेस देन 1 पे, अब जो यहाँ पे इस ग्राफ के अबव लाई कर रहा है, यहाँ पे वो ग्राफ क्या होगा, बिलो लाई करेगा, है ना, इससे बिलो लाई करेगा। तो आप कर्व का नेचर देख रहे हो कि पहले अबव है, अब क्या हो जा रहा है, उसके बाद बिलो हो जा रहा है कर्व, ठीक है। तो इस तरह का जो नेचर होगा यहाँ पे, जो हमारा जो नेचर है, सिमिलरली क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो होगा क्या, 1/x वाले केस में तो क्या होता है, आपका कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ लाई करेगा जब x निगेटिव होगा। मगर आप ये देखिए 1/x² में अगर x पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो कहाँ आने वाला है, यहाँ अबव आएगा। क्यों, क्योंकि x² में अगर आप x का वैल्यू निगेटिव पुट भी करोगे तो निगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होगा जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे तो। मगर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका ये देखो ट्रांजिशन हो रहा है, मींस इन दोनों फंक्शन के बीच में। तो जैसा ट्रांजिशन इसके बीच में हुआ है वैसा ही ट्रांजिशन हम बात करेंगे अब, कि अगर हमारे पास 1/x² टाइप का फंक्शन है और 1/x³ टाइप का फंक्शन है, तो जब भी आपके पास ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा, ये nth टर्म में जाएगा ना ये, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है उसमें क्या देखना है कि भाई x² वाला टर्म इज ग्रेटर देन x³ होगा व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, x मस्ट x इज लाई बिटवीन 0 to 1। अगर आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होने वाला है कि स्क्वायर का वैल्यू जितना लीस्ट पावर होगा उतना वैल्यू उसका ज्यादा होगा। और x³ इज ग्रेटर देन x² व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और x² इक्वल टू x³ 1x इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका ये तीन कैटेगरी आप बनाओगे जब भी आपको रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिमिलरली आप मुझे दो कर्व बनाने हैं, तो मैंने 0 लिया, यहाँ कहीं पे 1 होगा, उसके बाद आपका ग्रेटर देन 1 होगा। फिर यहाँ पे अगर दो कैटेगरी में बनाना है तो क्या होगा, एक फंक्शन इस तरह से जा रहा होगा, 1 पे दोनों फंक्शन को सेम करना है हमको, लीजिए ऐसे ले लेते हैं। तो 1 पे मेरा दोनों फंक्शन सेम होगा और दूसरा वाला फंक्शन इस कैटेगरी में ग्रेटर होगा, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा इसको, 1 के बाद बिलो रेड लाइन आएगा। तो यहाँ पे अबव है रेड लाइन और यहाँ पे बिलो रेड लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये x इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट हो गया मेरा, सही है बेटे। तो इस तरह से अब क्या है कि दोनों में नेचर अगर हम देखें तो जितना लीस्ट पावर होगा 0 से 1 के बीच में उतना ही इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये वाला फंक्शन आपका 1/x² का है, ये फंक्शन 1/x³ का है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/x³ वाला जो पोर्शन होगा, और यहाँ पे ये आपका 1/x²। तो इस तरह से आप ग्राफ देखोगे। अब सिमिलरली जैसा ग्राफ हमने इधर फॉर्म किया है वैसे ही ग्राफ में क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, सही है। क्यूबिक फंक्शन है तो आपका ग्राफ इधर आने वाला है 1/x³ का, क्योंकि आपका अगर x³ की हम बात करते हैं ना तो x³ आप देखिए ये जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा, कल हमने बात किया था ऑड फंक्शन है ये, और ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये जो मेरा फंक्शन होगा ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका ओरिजिन के सिमेट्रिक बना रहे हैं हम, जैसे ऊपर होगा वैसे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आपका 1/x² वाला टर्म का, तो 1/x² वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि जितने भी इवन पावर है अब आप कंपैरिजन कर पाओगे। मीन्स अगर आपके पास 1/x² दिया है, 1/x⁴ गिवन है, 1/x⁶ गिवन है, ठीक है, थ्री फंक्शंस आपको दे रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि x² x⁴ x⁶ ये वाला कैटेगरी होगा जब x इज लाई बिटवीन 0 to 1, x⁶ x⁴ x⁴ 2, ये जो टर्म होंगे आपके, ये कैटेगरी कब होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 होने वाला है, और फिर आपका x² इक्वल टू x⁴ x⁶ ये सभी इक्वल हो जाएंगे जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तीन कैटेगरी में मेरा फंक्शन जाने वाला है।
तो अब इस 3 कैटेगरी में अगर मेरा फंक्शन जाता है तो पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, नेगेटिव में भी बना पाओगे आप डायरेक्टली। तो आपने ये 3 कैटेगरी बना दी। तो अब देखिए मैं 3 डिफरेंट कलर से आपका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो फर्स्ट ग्राफ मेरा मान लीजिए इस तरह से अगर जाता है, सही है। सेकंड जो आपका ग्राफ है, 1 वाले पॉइंट पे सभी सेम होंगे 1 के, और हमें 1 से, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ठीक है बेटे। तो ये हमारा 1 है। अब देखिए 1 से इस तरफ ग्राफ अबव आएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फिर थर्ड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ऐसा होगा और ऐसे जाएगा, सही है। तो 1 बाई, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो ग्राफ दिया है, तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए आपका, 0 से 1 के बीच में कौन सबसे बड़ा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो ये सेकेंड वाला ग्राफ क्या होगा आपका, 1 बाई एक्स टू द पावर 4। और जो थर्ड ग्राफ है, वो थर्ड ग्राफ क्या होगा, 1 बाई एक्स टू द पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, सही है ना बेटे। तो ऐसे हमारे ग्राफ्स फॉर्म होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमने ग्राफ देखे हुए हैं, देखिए आपने जो मैंने इधर बनाया, ऐसा नहीं कि इधर इधर भी आएगा सीमा जैसे ही है, क्योंकि आपके जो फंक्शन है वो सब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे अगर आप प्लस की जगह, सॉरी, आपका जो एक्स है, इफ एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स करोगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स पॉजिटिव वैल्यू पुट करो या निगेटिव पुट करो, y का वैल्यू या फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एक्स का वैल्यू वो सेम रहने वाला है, मीन्स y सेम रहने वाला है। तो जैसा ग्राफ इधर फॉर्म हुआ है, अगर आप इसको एज ए मिरर कंसीडर कर लोगे तो वैसा ही ग्राफ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी फॉर्म होगा, सही है। तो तब जाके ये पूरा ग्राफ आपका कंप्लीट होने वाला है। जो ग्राफ यहाँ पे आ रखा है इसी का आपको मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरा जो फंक्शन है 1 बाय एक्स, जो सिंपल फंक्शन था, उससे अगर वेरी करे तो क्या होने वाला है। तो अब हम ग्राफ बनाने जाएंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करता हूं, तो देखिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में जब भी या रैशनल फंक्शन जब भी आपको मिलेगा, तो आप ये देखोगे कि मेरा जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे अनडिफाइन होता है। एक तो जो फंक्शन है, सही है, फंक्शन किस पॉइंट पे अनडिफाइन होगा, ये पॉइंट आपको चेक करना है। पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड, सही है। तो एक तो ये कैटेगरी लेनी है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करने पे क्या होता है। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सही है। तो ये बेसिक बेसिक कैटेगरी है जो हम यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं, सही है। और फिर कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, जब हम पूरा ग्राफिकल फंक्शंस पूरे पढ़ लेंगे, तो उसके बाद एक कैटेगरी डिफाइन करेंगे कि भाई कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें ग्राफ ड्रॉ करने के। तो हमें अब नेचर का मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, सही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो मान लीजिए खाली बस एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर होने पे क्या हो रहा होता हमारे पास, इस तरह का ग्राफ आ रहा होता आपका। यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं सेम इसी के, जो 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा है, सेम इसी कैटेगरी में ग्राफ आ रहा होता, सही है। मगर एक्स स्क्वायर के साथ हुआ क्या, इसमें प्लस 1 भी ऐड हो गया। तो प्लस 1 ऐड होने से क्या होगा कि इसका जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आने वाला है। मगर कर्व का नेचर तो ये एक्स स्क्वायर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कर्व का जो नेचर है वो तो ये एक्स स्क्वायर डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। वैसे भी कर्व का जो नेचर होता है वो कौन डिसाइड करता है, जो मैक्सिमम पावर होगा। जैसे हमने क्यूबिक फंक्शन बोला, तो क्यूबिक फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो हमने कहा उसने कर्व का नेचर डिसाइड किया। एक्स स्क्वायर
कर्व का नेचर डिसाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा। तो ये हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, तो आप देखिए इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्योंकि वन तो कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा। तो ओवरऑल इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक का जा सकता है, क्वाड्रेटिक टाइप का है तो ये, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। और दूसरा मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम ये 0 हो सकता है। तो मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म है, हाँ, एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है। ओवरऑल वैल्यू की जब मैं बात करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे 0+1 हो जाएगा। ये जो 0+1 होगा तो ओवरऑल वैल्यू इसका 1 होगा। तो आप ये देखो यहाँ से मुझे फंक्शन की दो वैल्यू मिल गई, मुझे पता चला कि मेरा जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है और मिनिमम वैल्यू इसका 1 जा रहा है, ठीक। दूसरा, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर टाइप का है तो एक्स आप पॉजिटिव पुट करो या आप नेगेटिव पुट करो, दोनों ही केस में मेरा फंक्शन सेम होने वाला है, मीन सिमेट्रिक होगा। तो जब ये जो कैटेगरी होती है, जब इवन पावर आता है तो हम इसको सिमेट्रिक वाली कैटेगरी में रखते हैं कि मेरा फंक्शन क्या सिमेट्रिक है किसी लाइन के अबाउट, तो सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन, ठीक है। तो ये एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सही है, सही है। और दूसरी बात आप देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह इन्फिनिटी पुट करूं, एक्स की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं तो मेरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 दे रहा है। अगर इन्फिनिटी होगा तो सॉरी, 1 नहीं, आपका क्या आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी प्लस वन ओवरऑल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0। तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है बेटे। सिमिलरली अगर आपने x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट किया तभी भी फंक्शन का वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली इस इंफॉर्मेशन से मैं इस कैटेगरी को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे पास 1/x² + 1 है। तो 1/x² + 1, ठीक। अब देखिए क्या है, मैं ये जानता हूँ कि x इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे मेरा फंक्शन 0 की डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखो इन्फिनिटी में कभी अचीव नहीं कर सकता तो मेरा फंक्शन कभी 0 हो भी नहीं सकता, मगर इन्फिनिटी तक का मैं जाते ही रहूंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन का वैल्यू कंटिन्यूसली 0 की डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो मैं दोनों ही तरफ, यहाँ पे भी और इस वाले पोर्शन पे भी, देखो आपका मैं इस लाइन का जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली इसके पैरेलल में जाते रहूंगा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल में जाते रहूंगा, ठीक है। तो ऐसा होगा। अब क्या किया, और दूसरी बात मैं क्यों इधर बना रहा हूँ, देखिए मैं हमारे पास दो ही कैटेगरी है, या तो यहाँ पे जो पावर आपका आ रहा है ये पावर इवन हो या तो आपका पावर ऑड हो। तो अगर आपका पावर इवन होता है तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके ग्राफ बन रहे होंगे। अगर इसका पावर ऑड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा होगा, सही है। तो क्योंकि अभी इसका पावर इवन है तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म होने वाला है, मीन सिमेट्रिक है। ये आपका वर्ड हम यूज करें ना, सिमेट्रिक वाला वर्ड, तो ये हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं इसमें और कैटेगरी, ये हमें समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन सही है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है। दूसरी बात, मेरा जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है आपका, इन्फिनिटी जा रहा है। तो बेटा ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, हम जो कह रहे हैं ना, ये अभी इसको हम एक्स एक्सिस नहीं लेंगे। तो इस फंक्शन का क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है तो क्या किया जाएगा, ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसको हम y = 1 ले ले रहे हैं, सही है। एक सेकेंड बेटा, हेलो। सर अभी तो मैं क्लास ले रहा था तो मैं फोन करता हूँ, एक बार पूछता हूँ उनसे। अच्छा आए तो अभी वैसे एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ, आपको तुरंत बता दूँ।
बेटे आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए तो कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है बेटे, तो आप ये देखिए यहां तक का मेरा ग्राफ हो गया। फिर मैंने क्या किया है, 2 लाइन फॉर्म किए यहाँ पे। एक लाइन x इक्वल टू 1 हो गया और आपका x एक्सिस होगा, तो ये मेरा x एक्सिस है। तो क्योंकि मेरे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 तक का जा रहा है, तो आप देखो ये 1 से कम नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, फंक्शन जो है तो हमारा ग्राफ ना चेंज हो जाएगा अब इस वाले पॉइंट से। कैसे चेंज होगा देखिए, कि मेरा ग्राफ x इक्वल टू 1 पे, अगर y का वैल्यू अगर मैं 1 कहता हूँ, मीन्स ओवरऑल ये वैल्यू 1 आता है, तो 1 कब आएगा, जब x स्क्वायर का वैल्यू 0 होने वाला है। तो हमने x का वैल्यू 0 y एक्सिस में होता है, तो मुझे ये पॉइंट मिला, ठीक है, ये पॉइंट मिला है। दूसरी बात, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो इन्फिनिटी पुट करने पे तो 0 मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे भी 0 मिलेगा, और अगर मैं 0 पुट करूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होने वाली है और मिनिमम वैल्यू 0 होने वाला है, ठीक है। तो मेरे जो ये मैंने y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरी बात, इस पॉइंट पे और यहाँ पे दोनों पे ग्राफ सिमेट्रिक होने वाला है, तो आप एक तरफ ग्राफ ड्रॉ करोगे, दूसरी तरफ अपने आप ही बन जाएगा ग्राफ। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ाना शुरू करना है, सही है, और ये एरोप्लेन को इस जगह से अब एक्स एक्सिस के पैरेलली लैंड करना शुरू करना है। तो आप सोचिए आपका जो एरोप्लेन होगा वो कैसे लैंड होगा, यहाँ से ऐसे करके आएगा और इसके पैरेलली ये जाना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसा होता है। तो एरोप्लेन जिस तरह से लैंड करता है यहाँ से, सेम उसी फॉर्मेट में आपका कर्व हो जाएगा ऐसे डाउनवर्ड। और क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है, तो जैसा इधर ग्राफ फॉर्म हुआ है वैसे ही ग्राफ इधर भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता ये ग्राफ, सही है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू आपका 0 तक का जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी पे, और ग्राफ आपका सिमेट्रिक है, सही है। तो इस तरह से आपका ग्राफ फॉर्म होगा। चलिए आप बताइए तो किस किस का ग्राफ ऐसा है। किस किस का ग्राफ आया, वेदांत का ग्राफ ऐसे ही आया है, निसर्ग का ग्राफ ऐसा ही बना है, सनातन का ग्राफ सेम ऐसे ही बना है, और किसी का बेटे, आयुष का सेम ग्राफ आया, बहुत बढ़िया, हनी का भी सेम आया। चलिए ठीक है बेटे, तो आज हम इतना ही करते हैं, हाँ सही है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो 1 घंटे की मैक्सिमम क्लास रखते हैं, ताकि 1 to 1 कहते 1:15 या आपका 1.5 घंटे की, तो हमारा क्या है कि एक ऑप्टिमम वे में हम पढ़ पाएंगे चीज़ों को। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, सही है बेटे, ठीक है। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप नोट्स वहाँ से ले लीजिए, ठीक है।